बुखारी साहब, बहुत ही खुशाइन बात है और हम प्रोग्राम का आगाज़ भी इसी वजह से फ़लस्तीन के मसले से कर रहे हैं कि हम तो हर प्रोग्राम में गज़ा का और फ़लस्तीन का इशू जो है वो हाईलाइट करते हैं। अब 3 अहम यूरोपीय ममालिक ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल से आज की सबसे बड़ी खबर भी यही है राइट कि यूरोप जो कि हमेशा रिलक्टेंट रहा है बिकॉज अमेरिका की खुशनुदी जो है उसके लिए वो हमेशा से तो लाल से काम लेता रहा है फ़लस्तीन के मामले पे और इस में ताख़ीर होती रही है। थोड़ा सा मेरे ख्याल से अपने नाज़रीन को अगर हम रिकॉल करके ज़रा हिस्ट्री बता दें कि सूरत हाल क्या है। फ़लस्तीन को 143 ममालिक जो हैं अब तक तस्लीम कर चुके हैं फ्राम आउट ऑफ 193 राइट और उनमें से 127 ममालिक ऐसे हैं जिनके सफारती ताल्लुकात भी इसराइल के साथ फ़लस्तीन के साथ कायम हैं। 4 ममालिक जो है ना जी, जिनमें बारबाडोस है, जमैका है, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो है और बहामास है, इन्होंने 7 अक्टूबर के इस जंग का जब आगाज़ हुआ था उससे लेके अब तक इस दौरान में 4 उन ममालिक ने उनको तस्लीम कर लिया हुआ है। और अब जो हम खबर अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं वो ये कि 3 ममालिक जिनमें नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन शामिल हैं वो 28 मई को बाकायदा ऐलान कर देंगे फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने का। ये यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक झटका है इसराइल के लिए और आपने देखा जिस तरह से तभी तो उनको गुस्सा आया ना, पेट में जिस तरह आपने कहा मरोड़, मेरे ख्याल से तो वो उनकी रातों की नींदें उड़ गई हैं इस डेवलपमेंट से। That's a huge development. ये यकीनी तौर पर ये हमास की फतह है, ये फ़लस्तीन के लोगों की फतह है, ये उन लोगों की फतह है जो फ़लस्तीन की कॉज के साथ खड़े हैं। आप मेरा इशारा तो समझ रहे हैं? बिल्कुल। ठीक है जी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि थोड़ी सी ज़रा इसकी रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। और सर ये सबसे बड़ी फतह उन ममालिक में रहने वाले लोगों की भी है जिन्होंने अपनी हुकूमत को मजबूर किया। एब्सोल्युटली कोई दो राय इसके बारे में नहीं, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन जिस तरीके से आलमी राय आमा जो है वो ऊद करके आई है फ़लस्तीन के हक़ में, उसने यकीनी तौर पे बहुत सूरत हाल में तब्दीली जो है वो की है। देखिए फ़लस्तीन को सफारती सतह पर जो शफ़क़त हासिल हुई है यकीनी तौर पर वो इसराइल के लिए एक तो बाइस तनकीद बन रहा है इसराइल, और दूसरा ये कि उसको बहुत हज़ीमत उठाना पड़ी है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद, तमाम तर अपने आका जो हैं अमेरिका और बरतानिया जैसे ममालिक, इसके बावजूद यूरोप के ममालिक से उनको अब रिकग्निशन मिल रही है। थोड़ा सा हम ये भी बता दें अपने नाज़रीन को कि ये PLO ने 15 नवंबर 1988 को ये ऐलान किया था फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत का। राइट। और ये मबनी थी वेस्ट बैंक के ऊपर और ईस्ट यरूशलेम और गज़ा के ऊपर, यानी ये वो टेरिटरीज थी जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ फ़लस्तीनियन जो है वो आबाद थे। 1988 तक 82 मुल्कों ने PLO को तस्लीम कर लिया था, यानी इतना शार्प क्विक रिएक्शन आया था कि 15 यानी जो मैंने तारीख आपको बताई थी 15 नवंबर को उन्होंने ऐलान किया आज़ादी का, और बाय द एंड ऑफ द ईयर 82 ममालिक जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया था, तस्लीम कर लिया था। 1993 में अगर आपको याद हो कि एक ओस्लो अकॉर्ड हुआ था जिसके तहत इसराइल और फ़लस्तीन दोनों को मिल के फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए काम करना था। बिल्कुल। मगर उसके बाद बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हुए कि इसराइल आहिस्ता आहिस्ता अपनी उस कमिटमेंट से पीछे हटता गया, जो कि आज तक पूरी नहीं की है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक और बात जो मेरे ख्याल से बताना बहुत ज़रूरी है अपने नाज़रीन को, वो ये कि जो कोल्ड वॉर से पहले की सूरत हाल थी और जो कोल्ड वॉर के बाद की सूरत हाल है, सर्बिया जो है, सर्बिया, अल्बानिया, कब्रस, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, पोलैंड और जॉर्जिया, ये वो ममालिक थे जो पहले रूस के ज़ेर असर थे। उन सब ने तस्लीम कर लिया हुआ है फ़लस्तीन की रियासत को। ठीक है जी। दूसरी बात ये कि ये वो ब्लॉक है जिनके दिल में यासिर अरफात के लिए और उसकी PLO के लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर। राइट। अमेरिका के ज़ेर असर जो नेटो के ममालिक थे वो हमेशा से रिलक्टेंट थे, जिसमें यूरोप सबसे आगे था, आपको मालूम है। अब जो कोल्ड वॉर के बाद की सूरत हाल है वो ये कि अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से आलमी रायमा के ज़ेर असर और अपने इंटरनल प्रेशर्स के ज़ेर असर और ज़्यादा ममालिक जो हैं वो फ़लस्तीन को तस्लीम करेंगे और इसराइल के लिए ये सूरत हाल जो है हम तो जितनी दुआ कर सकते हैं करें। एंड बहुत ब्रीफली आपने हमारे नाजरीन को हिस्टोरिकली बैकग्राउंड भी इसका बता दिया है, ईयर बाय ईयर आपने बता दिया है। अच्छा बुखारी साहब, इतना ज़्यादा देखें अवाम में जोश खरोश भी है, नारेबाजी भी हो रही है, एहतजाज भी किए जाए पूरी दुनिया में, सिर्फ मुस्लिम ममालिक में नहीं, और फिर इस तरीके से ममालिक का 143 ममालिक का एक्सेप्ट कर लेना,
इसके बावजूद इस मसले का हल ना निकलना किसकी नाकामी है? देखिए, मेरा ख्याल से इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये कि मुस्लिम उम्मा की लीडरशिप जो है वो इसके मामले में ज़रा थोड़ी सी कोल्ड शोल्डर, तो शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस्तेलाह हो जाएगी, लेकिन ये जो फ़लस्तीनियन कॉज है ये उनके दिल के कुछ ज़्यादा करीब नहीं रही है। इसलिए मैं देखता हूँ कि जितनी भी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस थी, जिनमें OIC, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ OIC, वो जो है वो खामोश रही, इसके ऊपर बिल्कुल कोई किरदार अदा नहीं किया, इसके बावजूद कि फ़लस्तीन पर एक राब्ता ग्रुप भी कायम है, जिस तरह कश्मीर पर कायम है। ना कश्मीर पर कोई काम हुआ, ना वहाँ फ़लस्तीन पर कोई अच्छा, काम इन सबको एटलीस्ट जो अरेस्ट वारंट जारी किए गए हैं इस पर तो OIC आवाज़ वो मैं उठा उसको सकती बताता है हूँ। एक और बात थोड़ी सी रह गई, अगर वो आप इजाज़त दें मुझे, वो ये है कि इसी तरह से अरब लीग, राइट, जो प्योरली अरब ममालिक पर है, और वो ये अरब ममालिक वो हैं जिनका मशक़ वस्ता के अंदर बड़ा स्टेक है। अभी रिसेंटली इजलास भी हुआ ना? उन्होंने भी सवाए लिप सर्विस के और कुछ करके नहीं दिया। और हमने जहाँ इंटरनेशनल कंट्रीज़ के ऊपर थोड़ी सी तनकीद की, ज़रा अपने गिरबान में भी झांक लेते हैं। आपको याद होगा कि ये बेनज़ीर भुट्टो के दौरे इक़्तिदार में एक कश्मीर कमेटी बनी थी, जी जी, जिसके ऊपर विराजमान रहे मौलाना फजल रहमान साहब तकरीबन को 15 साल के करीब, क्योंकि नून लीग में भी वो कमेटी बनी रही और उसके भी वो सरबराह रहे। लेकिन सवाए दौरे करने के कुछ भी नहीं हुआ। कश्मीर की कॉज के ऊपर किसी ने कुछ नहीं किया है। और सेम एज इट इज फ़लस्तीन का भी यही सूरत हाल है कि एब्सोल्युटली। मैंने ये हवाला आपको इसलिए दिया कि हम अपने तरफ भी अगर आप देखें तो ठीक है, हम उन चंद ममालिक में से थे जिन्होंने सबसे पहले फ़लस्तीन को तस्लीम किया था। लेकिन आप ये देखिए, पिछले 7 महीने से जो कत्लो गारत खूरेजी हो रही है वहाँ, जो स्टेट टेररिज्म हो रही है, जो जेनोसाइड हो रहा है, जो नस्ल कुशी हो रही है, हमने सिवाय बयानात के क्या किया इसके ऊपर? अच्छा, प्रैक्टिकली ईरान ही एक ऐसा मुल्क था जिसने जवाब दिया इसराइल को भी और प्रैक्टिकली इस जंग में आया। अब इस्माइल हानिया का बयान और उसी तरह से ईरान ने क्या हिमायत का ऐलान। देखिए, पहली बात तो ये है कि चूंकि ईरान ने हमेशा फ़लस्तीनियन कॉज के ऊपर प्रैक्टिकली इकदाम किए करके दिखाया। हमास और हिजबुल्लाह, ये दो है ना जो इसराइल के खिलाफ महाजरा, यानी जो मज़ाहमत कर रहे हैं, हु इज सपोर्टिंग देम? ईरान। और आप देखें, इसमें मजे की बात यह है कि इनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, हिजबुल्लाह इज नॉट शिया ऑर्गेनाइजेशन, इसके बावजूद चूंकि कॉज ऐसी है, ईरान ने उसको सपोर्ट किया। नॉट ओनली दैट, कल भी हमने जिक्र किया था, आज फिर कल तो नहीं किया था हमने, 2 दिन पहले जिक्र किया था, जो मिथ थी इसराइल के बारे में बनी हुई कि जी इसका जो आयरन डोम है, जो सिक्योरिटी हिसार है इसराइल के इर्द गिर्द, वो किसी की रसाई से आगे है, वो मिथ तोड़ी तो ईरान ने तोड़ी। मिसाइल अटैक और ड्रोन अटैक्स के बाद अब इसराइल को एक बात समझ में आ गई है कि वो वल्नरेबल है। वो जो एक हिसार में बैठा हुआ समझता था कि मैं महफूज हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है हौजियों के मिसाइल भी वहाँ पहुँचे, जी मैं ठीक कह रहा हूँ, यमन से, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। और फिर आपने देखा हिजबुल्लाह के मिसाइल्स ने भी काफ़ी तबाही मचाई वहाँ। बिल्कुल ऐसे। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के जो मिसाइल और जो ड्रोन्स थे, उन्होंने अपने डिसाइडेड टारगेट्स जो है वहाँ तक रसाई। और अभी उनकी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो नहीं थी, उन्होंने अपनी को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की। लेकिन अमेरिकन वो अभी तक कह रहे हैं कि हम इस कॉज में इजराइल के साथ खड़े हैं, जो बाइडन का आज का बयान है। देखिए, जो ढिठाई है ना, इसका तो कोई तोड़ नहीं होता, इसका तो कोई जवाब नहीं है। आंखें अगर आपकी खुली हुई जो है और उससे आपको नज़र नहीं आ रहा कुछ, तो ये आपके दिमाग की खराबी कह सकते हैं इसको। हकीकत तो पूरी दुनिया के सामने है। पूरी दुनिया में मेरा ख्याल है शायद ही कोई मुल्क और कोई शहर ऐसा बचा हो जिसमें फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ न उठाई गई हो। 4 मरतबा ब्लिंकन के साथ सेनेट हेयरिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए, तकरीब से खिताब करते हुए, वो सलूक किया लोगों ने, खुद उनके लोगों ने, किसी फ़लस्तीनी ने, किसी अरब ने नहीं किया, किसी मुसलमान बंदे ने नहीं किया, उनके अपने लोगों ने, कि शर्म आनी चाहिए उनको ये कहते हुए कि ये इजराइल जो कुछ कर रहा है वो ठीक कर रहा है। इसराइल अपने मंतकी इंजाम को जल्द या बदेर ज़रूर पहुँचेगा, इसमें कोई शुबा नहीं है, क्योंकि जिसके हाथ पर इतने मजलूमों का खून है वो अल्लाह की पकड़ से बच जाए, ये कभी हो नहीं सकता। अमेरिकन बहुत इन्फ्लुएंशियल एक मुल्क है, उसको नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अब उन्होंने मुस्तरद कर दिया, जो बाइडन ने जो वारंट गिरफ्तारियां उन्होंने कहा मुस्तरद करते हैं। देखिए, इसके बावजूद भी जारी होंगे। जो सबसे बड़ी हजीमत उनको नजर आ रही है वो ये है कि अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला सुना दिया इसराइल के खिलाफ तो क्या होगा। चंद ममालिक ने तो कह दिया कि हमारे यहाँ इलाके में आया तो हम पकड़ लेंगे इसको, हाँ, ठीक है, अरेस्ट कर लेंगे। बेल्जियम ने कहा ये। और दूसरी बात ये है कि अगर ये फैसला आ जाता है तो मॉरल पोजीशन बहुत वीक हो जाएगी इसराइल की भी और उसके सपोर्टर्स की भी।
राइट। और ख़ास तौर से अमेरिका के लिए, चूँकि इलेक्शन करीब है, अगर इस तरह का कोई झटका पड़ गया बड़ा मुश्किल बाइडेन साहब को, तो उनको अपना इलेक्शन संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि फ़लस्तीन आज आज़ाद होगा, कल होगा या परसों होगा, होगा तो ज़रूर, क्योंकि आज़ादी की तारीखें जब जन्म ले लेती हैं तो वो अपने मंतक़ी अंजाम पर पहुँचे बगैर कभी ख़त्म नहीं होती हैं। तो इजराइल को, उसके हमाथियों को और ख़ास तौर पर अमेरिका को ये बावर कर लेना चाहिए कि ये एक दिन रियलिटी बनेगी। दूसरी बात ये कि अरब मुल्कों से भी, मेरे ख्याल से हमारा ये फोरम तो बहुत छोटा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि आवाज़ उठानी चाहिए हाँ। जिस भी लेवल पर आप हों, जिस भी कैलिबर के आप हों। तो हम यहाँ से अरब ममालिक को बिलखसूस, क्योंकि वो स्टेक होल्डर्स हैं, और मुस्लिम उम्मा से अमूमन ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि खुदा के लिए अभी भी वक्त है, अब भी वक्त है। इजिप्ट अगर रफ़ा का बॉर्डर खोल दे और बाहर से दुनिया को, तो रफ़ा पर अटैक करने को घूम रहे हैं, वो तो ये तो फिर होते रहते, वैसे नहीं कर रहा वो। हाँ। यानी नहीं खोला तो तब क्या अटैक नहीं हो रहे? बिल्कुल ठीक। रफ़ा में हो रहे हैं ना। हाँ। देखिए, काफ़ी सारे ममालिक इसराइल को ये बावर करा चुके हैं कि आप रफ़ा के ऑपरेशन से बाज आए। यस।